गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम जानते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध व तीव्र एकीकरण, यानी कि जो दो या दो से अधिक देश होते हैं उन देशों के बीच के अंदर परस्पर जो है संबंध स्थापित किए जाएं और तीव्र एकीकरण। ये जो परस्पर जो संबंध होते हैं ये किसको लेकर के होते हैं? व्यापार को लेकर के होते हैं, या फिर तकनीक का जो सुधार किया जाता है उसका जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन किया जाता है, या फिर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो है एक दूसरे के साथ संबंध बनाए जाते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जब दो या दो से अधिक देश आपस के अंदर जो है बहुत तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया से जब जुड़ते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? वैश्वीकरण बोला जाता है। क्योंकि जो वैश्वीकरण का मतलब ये हो गया कि जो पूरा जो विश्व है वो एक छोटे से रूप में ही क्या हो जाए? समाहित हो जाए, कि सूचना का आदान प्रदान, औद्योगिक जो संसाधन है उसका आदान प्रदान, कच्चे माल का आदान प्रदान, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो आदान प्रदान है वो क्या हो? तीव्र गति से हो, और देशों के बीच की सीमाएं क्या हो जाए? टूट जाए। एकीकरण कब होगा? जब दो या दो से अधिक देशों के बीच की सीमाएं क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी। यानी कि दो या दो से अधिक देशों की बीच की जो सीमाएं हैं उनका क्या हो जाना? टूट जाना। अवरोधकों का क्या हो जाना? समाप्त हो जाना। क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। उसके बाद में सेकंड हमारे पास यहां है अर्थव्यवस्था, कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर हम वैश्वीकरण के प्रभावों को देखेंगे कि ये जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है इसने भारत को कैसे प्रभावित किया, भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करने में सक्षम हुई, उसको जो है किस प्रकार प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश था उसके अंदर कैसे बढ़ोतरी हुई, किस प्रकार जो है विदेशी जो मुद्रा का भंडार है वो भारत के अंदर बढ़ा, किस प्रकार जो है नई तकनीक जो है भारत के अंदर आई जिससे भारत के अंदर जो उत्पादन की गुणवत्ता थी वो बढ़ी। इन सारे मुख्य जो कारक हैं हमारे, इनके ऊपर हम इस पाठ के अंदर चर्चा करेंगे। तो आइए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। आज जाहिर होगा सबसे बड़ा जो समाज है हमारा वो कौन सा बन गया है? उपभोक्ता समाज है। आज कौन सा समाज है? उपभोक्ता समाज, यानी कि वस्तुओं का उपभोग करने वाला। आज मानव ज्यादा से ज्यादा क्या करता है? वस्तुओं का उपभोग करता है। सुबह से लेकर के शाम तक प्राचीन काल में इतनी वस्तुओं का उपभोग मानव नहीं करता था। तो आज की जो नीति है या आज का जो समाज है वो क्या बन गया है? उपभोक्तावादी बन गया है। ज्यादा से ज्यादा वो वस्तुओं का उपयोग करता है, उपभोग करता है। तो जितनी ज्यादा वस्तुओं का उपभोग करेगा तो वो नई चीजें हमारे चारों ओर हमें दिखाई देगी। जैसे कि आपने देखा होगा पहले कैमरे नहीं होते थे, आजकल कैमरे कितने हो गए हैं। पहले मोबाइल नहीं होते थे, आजकल मोबाइल कितने हो गए हैं। पहले गाड़ियां नहीं होती थी, आज गाड़ियां कितनी हो गई हैं। पहले टीवी या एलसीडी या एलईडी या कंप्यूटर नहीं होते थे, आज कितने हो गए हैं। तो ये जो सारी की सारी चीजें आप देख रहे हैं ये उपभोक्ता जो है वाद को बढ़ावा देती है। पहले आपने देखा होगा बड़ी पुरानी एम्बेसडर गाड़ियां भारत में चलती थी, लेकिन आज विश्व की सबसे महत्वपूर्ण गाड़ियां रोल्स रॉयस है जैसे, या फिर मर्सिडीज है जैसे, तो वो सारी गाड़ियां आज भारत के सड़कों के ऊपर आपको दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आपके जहन में ये चीजें होती होंगी कि ये चीजें भारत में कैसे पहुंची, जबकि ये भारत में आज से 50 साल पहले या 20 साल पहले नहीं थी। तो वो सारी चीजें पहुंचने का कारण था जो मैंने अभी आपको बताया था, वैश्वीकरण था। दो देशों के बीच व्यापार की सीमाएं क्या हो गई? टूट गई, और दो देश एक दूसरे के बहुत जल्दी क्या आए? करीब आए, बहुत तीव्र गति से क्या आए? करीब आए। और आज अगर आप देखोगे तो भारतीय बाजारों के अंदर जो ब्रांडेड जो कंपनियां हैं विदेशी, उनके उत्पादों की क्या मिलेगी? आपको भरमार मिलेगी। उनके उत्पादों की आपको क्या मिलती है? भरमार होती है। आप छोटे से छोटे बटन से लेकर के बड़े से बड़े टेलीविजन तक चले जाएं, बड़ी से बड़ी जो है गाड़ी और कार तक चले जाएं, ये सारी की सारी आपको क्या मिलेगी? तैयार मिलेगी।
तो आप एक बार ये समझने का प्रयत्न करेंगे यहाँ कि ऐसा क्या हुआ, क्या कारक था कि जिसकी वजह से हमें इन सारी वस्तुओं का उपभोग करने का मौका मिला। तो उन सारी वस्तुओं के पीछे एक ही चीज काम कर रही थी, वो क्या थी? वैश्वीकरण। लेकिन हम उससे पहले का थोड़ा सा देखेंगे कि वो वस्तुएं वैश्वीकरण से पहले हमारे पास क्यों नहीं थी। तो उसका एक एग्जाम्पल आ रहा है हमारे पास यहां, जिसके तहत हम अध्ययन करेंगे, और वो पॉइंट है हमारा अंतर्देशीय उत्पादन। यानी कि 20वीं सदी, यानी कि 1991 से पहले अगर हम बात करें, किससे पहले की बात करें? 1991 से पहले, क्योंकि उस टाइम भारत के अंदर क्या नहीं था? वैश्वीकरण व उदारीकरण नहीं था। क्या नहीं था? वैश्वीकरण और उदारीकरण। अब आपको वैश्वीकरण का पता चल गया, मैं आपको उदारीकरण के बारे में और बता देता हूं। किसी भी देश की सरकार के द्वारा, किसी भी देश की सरकार के द्वारा व्यापार पर लगाए गए अवरोध और प्रतिरोधों को हटाना, किसी भी देश की सरकार के द्वारा दूसरे देश के उत्पादों के ऊपर जो आयात और निर्यात किया जाता है, उनके ऊपर जो अवरोध लगाए जाते हैं, जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उनको अगर हम हटा दें तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। और यदि हम 20वीं शताब्दी के मध्य की बात करें, 1950, 51, 60 के दशक या 70 के दशक की अगर हम बात करते हैं, तो जो उत्पादन था वो केवल क्या होता था? देश की सीमाओं के अंदर तक ही सीमित था। देश की सीमाओं के अंदर लांघने वाली जो वस्तु थी, अगर कोई जाती भी थी देश की सीमा से बाहर, तो वो या तो कच्चा माल जाता था, या फिर कोई खाद्य पदार्थ जाता था, या कोई तैयार माल जाता था। और भारत जो है वो एक उपनिवेश था, यहां से कच्चा माल और खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और जो तैयार वस्तुओं का यहां पर आयात होता था। और ये सारा का सारा काम कौन करती थी? बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती थी। और जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये काम करती थी, अगर हम उससे पहले के परिदृश्य का अगर युग देखें, तो वहां पर इस प्रकार का उत्पादन हमें दिखाई नहीं देता। अब हमारे सामने एक प्रश्न यहां खड़ा हो जाता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? कौन सी कंपनियां? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। एक प्रश्न आ गया हमारे पास, बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है वो किसे कहा जाता था? तो किसे कहेंगे? जिस कंपनी का व्यापार दो या दो से अधिक देशों में हो, देशों में क्या हो? व्यापार हो। किसी भी कंपनी का दो या दो से अधिक देशों के अंदर अगर व्यापार होता है, तो या हम कह सकते हैं जो कंपनी दो से अधिक जो है देशों के अंदर उत्पादन के ऊपर नियंत्रण और क्या रखती है? स्वामित्व रखती है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो थी, उन्होंने क्या किया? विभिन्न देशों के अंदर अपने कार्यालय स्थापित किए, और इसके अलावा उन्होंने उत्पादन के कारखाने स्थापित किए। और कहां किए? जहां पर इनको सस्ता श्रम उपलब्ध होता है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन क्षेत्रों के अंदर अपने उद्योग धंधे लगाती, तो कहां लगाएंगी? जहां उन्हें क्या होगा? एक तो सस्ता श्रम मिले, क्या मिले? सस्ता श्रम मिले, और दूसरा सस्ता कच्चा माल, सस्ता क्या मिले? कच्चा माल मिले। और तीसरी बात क्या थी? सस्ती क्या मिले? बिजली मिले। सस्ती क्या मिले? बिजली मिले। अगर ये सारी चीजें होंगी, या चौथा क्या है? सरकारी नियंत्रण कम। जहां पर सरकारी नियंत्रण क्या होगा? कम होगा, उन देशों के अंदर बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद क्या करेंगी? ज्यादा लगाएंगी। तो जैसे जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने उत्पादों को बढ़ाया, तो ये कंपनियां क्या करती है? वैश्विक स्तर के ऊपर सेवाओं का क्या करती है? उत्पादन करती है। जो कंपनियां होती हैं वो वैश्विक स्तर पर अपना उत्पाद बेचती नहीं है, उत्पादन करने के साथ बेचती ही नहीं है, वो महत्वपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं का क्या करती है? विश्व स्तर पे उत्पादन भी करती है। यानी कि एक पॉइंट्स आ गया हमारे पास, बेचती नहीं है बल्कि क्या करती है? उत्पादित भी करती है विभिन्न देशों के अंदर। तो ये जो उत्पादन की जो प्रक्रिया है ये काफी जटिल है। अब जटिल कैसे है, उसमें 3 पॉइंट मैं आपको यहां बताऊंगा। पहला तो हो गया, एक तो वो जगह देखती हैं जहां सस्ता श्रम है, वहां तो क्या करेगी? ये जो कलपुर्जे होंगे मशीनों के, जो कलपुर्जे जहां बनेंगे, एक जगह तो क्या बनाएगी? मशीनी कलपुर्जे बनाएगी। क्या बनाएगी? कलपुर्जे। ये तो कहां बनाएगी मशीनी कलपुर्जे? वो तो बनाएगी जहां तकनीक सस्ती है, वहां पर क्या है? तकनीक क्या है? सस्ती है। उसके बाद इन कलपुर्जों को वहां भेज दिया जाएगा जहां सस्ता श्रम है, जहां पर उन कलपुर्जों को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। जहां पर क्या किया जाएगा? कलपुर्जों को जोड़ा जाएगा। उसके अलावा फिर क्या बनाए जाएंगे? जिन देशों के अंदर ये बेच सकती है अपना माल, वहां पर अपने कॉल सेंटर बनाएगी,
वहां पर क्या बनाएगी? कॉल सेंटर बनाएगी। चौथी जो महत्वपूर्ण चीज है वो कच्चा माल, यानी कि जहां से इनको कच्चा माल मिल जाएगा वहां पर कच्चा माल जो है ला करके इकट्ठा करने के भी क्या बनाएगी? भंडार बनाएगी। ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जिनको जोड़ने के बाद किसी वस्तु का क्या होता है? निर्माण। और जब उस वस्तु का निर्माण हो जाएगा तो कॉल सेंटर से जो है उन वस्तुओं के ऑर्डर लिए जाएंगे। तो विभिन्न देशों के अंदर ये कंपनियां अपने क्या करती है? कॉल सेंटर। तो आप देखेंगे ये 4 महत्वपूर्ण जो है चीजें काम आ रही है। किसमें आ रही है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो उत्पादन की प्रक्रिया करती है वो क्या है? जटिल है, इतना आसान नहीं है उत्पादन करना, लेकिन वो संगठन के तरीके काम करके उसको क्या करती है? आसान बनाती है। तो अगर आप देखेंगे, एक एग्जांपल बताता हूं कि हमने देखा है कि चीन के जो खिलौने हैं वो बहुत सस्ते होते हैं। तो विनिर्माण केंद्रों के अंदर चीन जो है ये सस्ते इतने क्यों बेचता है? क्योंकि मेक्सिको है या यूरोप है, अमेरिका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकटता है उसकी, इसलिए लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध है जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों में क्या है? सक्षम है। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी है जो ग्राहक की देखभाल और सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीजें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत को कितना कर देती है? 50 से 60% कम कर देती है। और अगर उसी चीज को अगर अमेरिका के अंदर तैयार किया जाएगा तो वहां पर जो तकनीकी जो इंजीनियर मिलेंगे वो महंगे मिलेंगे, इसलिए उन लोगों की क्या नहीं होती है? बचत नहीं होती। और इसी बचत को करने के लिए सीमा पार बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है? उत्पादन के लिए आती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है, भारत के अंदर ही नहीं है, विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से क्या करता है? जोड़ता है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है? केवल उसी स्थान पर अपना उत्पादन करेगी जहां पर 3-4 चीजें महत्वपूर्ण हो। पहली चीज तो क्या होगी? बाजार हो। क्या हो? बाजार की क्या हो? निकटता, कि बाजार उन्हें निकट जो है क्या हो जाए? सुलभ हो जाए। तीसरा क्या हो गया था? कम दाम पर श्रमिक मिल जाए, काम करने वाले। तीसरा क्या था? अभी मैं आपको बता रहा था, सस्ती क्या मिल जाए इनको? तकनीक मिल जाए। चौथा मैंने आपको बताया था, सरकारी नीतियां इनके पक्ष में हो। सरकारी नीतियां क्या हो? इनके पक्ष में हो। बिजली इनको क्या मिले? सस्ती मिले। अगर ये सारी, क्योंकि बाजार की निकटता होगी तो उत्पादित माल को बेचना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। उसके ऊपर परिवहन की लागत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बाजार की निकटता का ये फायदा होता है। एक तो बाजार 500 किलोमीटर हो, उदाहरण बताता हूं मैं आपको, एक तो 500 किलोमीटर हम किसी माल को परिवहन के जरिए लेके जाएंगे तो परिवहन क्या पड़ेगा? महंगा। और अगर उसी वस्तु को बाजार हमारा 10 ही किलोमीटर पे है तो कितनी बचत हो जाएगी? परिवहन भी जो होता है वो भी जो है वस्तु की जो कीमत है उसको क्या कर देता है? उसके मूल्य को कम कर देता है, इसलिए लाभ क्या मिलता है? ज्यादा। इसी प्रकार जो है, जो श्रमिक अगर उन्हें वहां पर सस्ते मिल जाएंगे, श्रमिक क्या मिल जाएंगे? सस्ते मिल जाएंगे, तो वस्तु तैयार होगी वो भी क्या होगी? सस्ती। और उसे जो है महंगे दाम पर भी बेचा जा सकता है, लाभ बढ़ जाएगा। तकनीक अगर सस्ती होगी, इंजीनियर वहां पर सस्ते होंगे, उससे भी क्या होगा? फायदा होगा। सरकारी जो नीतियां होंगी वो भी उनके क्या होंगी? हक में होंगी। इसके अलावा सस्ती उनको बिजली मिल जाएंगी। तो अगर ये सारी की सारी चीजें कहीं पर भी होगी तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां पर अपने क्या बना देती हैं? उत्पादन के कार्यालय और कारखाने स्थापित कर लेती है। इसलिए फिर वो वहां पर क्या करती है? निवेश करती है। एक शब्द आता है बड़ा महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक्स में, निवेश। निवेश किसे कहते हैं? वो कंपनियां जो है कहां पर निवेश करती है? परिसंपत्तियों में। कहां पर? परिसंपत्तियों में। परिसंपत्तियां कौन सी होती है हमारे पास? भूमि, यानी कि वो कंपनियां उन जगह पे भूमि खरीद लेगी, वहां पर भवन खरीद लेगी, वहां पर क्या खरीद लेगी? मशीन खरीद लेगी, वह अन्य उपकरणों को, वह अन्य उपकरणों को। तो जब कोई भी व्यक्ति अपने धन को परिसंपत्तियां खरीदने में लगाता है, परिसंपत्तियां क्या है? भूमि खरीदने में, भवन खरीदने में, मशीन खरीदने में और अन्य उपकरण खरीदने में लगाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निवेश। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पूंजी लगाकर पूंजी कमाना। जो निवेश होता है उसका मुख्य ध्येय क्या होता है? हमने भूमि खरीदी है तो किस लिए? ताकि हमारा जो उस भूमि के ऊपर हम उद्योग धंधे लगा सके, कारखाने लगा सके, उसमें माल का उत्पादन कर सके, जिससे हमारी पूंजी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। भवन, ताकि वहां पर जो है हम रिहायशी जो है मजदूर वहां है या इंजीनियर वहां है उनको रहने का क्या कर सके? प्रबंध कर सके। मशीनों के बगैर उत्पादन नहीं हो सकता है, तो पूंजी लगा करके पूंजी कमाना निवेश कहलाता है। और वो कैसे किया जाता है? परिसंपत्तियों को खरीदा जाता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है? फिर अधिक लाभ कमाने के लिए स्थानीय कंपनियों के साथ भी क्या कर लेती है? स्थानीय कंपनियों के साथ क्या कर लेती है? समझौते कर लेती है।
स्थानीय जो कंपनियां होती है उनके साथ क्या कर लेती है, समझौता कर लेती है। क्यों कर लेती है? क्योंकि जो स्थानीय कंपनी होती है उनके पास एक बाजार होता है, उनके पास क्या होता है, बाजार होता है। और जब वो स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त जो है उद्योग धंधे लगा लेती है तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास तकनीक अच्छी होती है, तो उत्पादन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इससे स्थानीय कंपनियों को यह फायदा होता है कि वो तीव्रतम जो है उत्पादन वाली प्रौद्योगिकी का क्या कर लेती है, इस्तेमाल कर लेती है। तो ये सारी वजह जिसकी वजह से विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। इसके अलावा क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास बहुत ज्यादा क्या होता है, बजट होता है। क्या होता है, बजट होता है। बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां तो ऐसी होती है जिनका बजट कई देशों के बजट से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वो कंपनियां क्या करती, छोटी कंपनियों को खरीद लेती है। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, एक कारगिल कंपनी है अमेरिका की। किसकी है, अमेरिका की। उसने क्या किया, भारत की एक कंपनी थी परख फूड्स। कौन सी कंपनी थी, परख फूड। ये किसकी कंपनी थी, भारत की। और ये क्या करती थी, खाद्य तेल का उत्पादन करती थी। किस तेल का उत्पादन करती थी, खाद्य तेल का। लेकिन क्या किया अमेरिका की इस कंपनी ने, इस भारत की कंपनी को क्या कर लिया, खरीद लिया। और जिस टाइम इसने खरीदा था उस समय परख फूड का भारत के अंदर एक बहुत बड़ा बाजार था, क्योंकि यह कंपनी भारत के बहुत विस्तार क्षेत्र के अंदर अपने प्रोडक्ट क्या करती थी, बेचती थी। तो फिर क्या किया अमेरिका ने की कंपनी ने, कारगिल ने जब इसको खरीद लिया तो उसने क्या किया, उच्च तकनीक का इस्तेमाल करके परख फूड की जो उत्पादन क्षमता थी उसको बढ़ा दिया। सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूं कि 10 लाख पैकेट बनाती थी पहले। पहले जो है कितने पैकेट बनाती थी परख, 10 लाख। और अमेरिका की कंपनी ने जब इसको ले लिया तो उन्होंने कितने बनाने शुरू कर दिए, मान लियो 50 से लेकर के 60 लाख। तो कितना उत्पादन बढ़ गया, 5 से लेकर के 6 गुना। तो उससे क्या होगा, कंपनी को बेनिफिट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि बाजार जो है फूड, जो परख फूड थी उसने अपना पहले तैयार कर रखा था और उस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने उस बाजार का क्या उठाया, फायदा उठाया। तो इसलिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो अनेक तरीके से पूरे विश्व के अंदर व्यापार को क्या करती है, नियंत्रण करती है। तो इस प्रकार जो है क्या होगा, ये जो बड़ी कंपनियां होती हैं ये दूरस्थ जो उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता और आपूर्ति और श्रम की शर्तों का निर्धारण करने की इनके अंदर क्या होती है, प्रचंड क्षमता होती है। और विश्व भर के अंदर ये क्या करती है, अपने माल को पहुंचा देती है और दूर दूर स्थानों तक इनका माल जाता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण, और इसके बारे में हम हमारे आगे के जो कक्षा होगी उसमें अध्ययन करेंगे। थैंक यू।